The Art of Acting लेक्चर सीरीज अभिनय कला का सहज मार्ग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 61वें पड़ाव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन। हम आजकल समय और स्थान के मापदंड में अभिनय कला के प्रस्तुतिकरण या अभिनय के विकास की बात कर रहे हैं, या हम ये बात समझ रहे हैं कि समय और स्थान का क्या महत्व है कि हमारे द्वारा किए गए अभिनय को दर्शकों तक संप्रेषित करने में, प्रभावशाली तरीके से संप्रेषित करने में समय स्थान की क्या कलात्मक व्याकरण का ध्यान रखना पड़ता है। और हम इस संदर्भ में ये बात कह चुके हैं कि समय और स्थान के बगैर तो कुछ भी अस्तित्व में है ही नहीं। तो नाटक भी उसी समय और स्थान में है। तो अब आज मैं थोड़ा सा इसके आखिरी व्याकरण क्या है, हालांकि 2 दिन से हम ये समझ ही रहे हैं और इतना तो समझ रहे हैं कि हाँ, किसी भी संवाद को समय और स्थान में ही जो है अभिव्यक्त किया जाता है और अलग अलग समय और स्थान में अलग अलग भाव और विचार की जो अभिकल्पना की जाती है। इसके दूसरे तरीके से ये बात की जा सकती है या करनी चाहिए कि मन में स्थित जो भी भाव है या जो भी विचार है उसका उपयुक्त प्रभाव बाहर पहुंचाने के लिए, दर्शक तक पहुंचाने के लिए हमें समय और स्थान की कलात्मक व्याकरण में ही उनको अभिव्यंजित करना पड़ता है। अगर हम उनके अनुकूल लिए गए समय और घेरे गए स्थान का ध्यान नहीं रखेंगे कि उस प्रकार के भाव में, उस भाव की उस प्रकार की इंटेंसिटी में या उस प्रकार के आवेग संवेग में या उस प्रकार की मनोदशा में वो जो शब्द निकलेगा या जो ध्वनि निकलेगी या जो भाव भंगिमा बनेगी, उसके द्वारा लिया जाने वाला समय और घेरे जाने वाला, ऑक्युपाई किया जाने वाला स्थान क्या होगा। इसका अर्थ ये निकला कि अलग अलग भाव और विचार की अलग अलग दशा और अलग अलग इंटेंसिटी के हिसाब से उसको प्रभावशाली बनाने के लिए अलग अलग समय और अलग अलग स्थान की माप होती है। ठीक है। अब हम इसको लेकर एक बात और करना चाहेंगे। ये आपको याद होगा, पिछले कुछ बातचीत में हमने कहा था कि अभिनेता को 3 स्तर पर अभिनय कला के कौशल के विकास की तैयारी करनी पड़ती है। एक तो सिर्फ यह है कि जो भाव है, विचार है, उसकी अनुभूति करना, उसकी अनुभूति परखना। ठीक है। और फिर जो अनुभूत किए गए चीज को अपने शरीर में ढालकर बाहर निकालना, आवाज के द्वारा, संवाद के द्वारा, मुखाकृति के द्वारा, हाव भाव के द्वारा। लेकिन ये सब होगा कहाँ? दिए गए समय और स्थान में होगा। इसका मतलब हमें अगले चरण में अपनी तैयारी के, अभ्यास के, कौशल विकास के अगले चरण में समय और स्थान का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि इस समय और स्थान का ध्यान रखने पर ही, कलात्मक सृजनात्मक ध्यान रखने पर ही दर्शक तक हम सर्वोत्तम, अपने हिसाब से सर्वोत्तम या जितना बेहतर हो सके उस बेहतर स्तर पर दर्शक तक पहुंचा सकेंगे। बस इसी के लिए समय और स्थान के व्याकरण की, कलात्मक व्याकरण की समझ हमें होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से हमने कहा था कि एक अभिनेता के 4 आयाम हैं या 4 औजार हैं या 4 टूल्स हैं। वाणी और शरीर बाहर के हैं, मन और मस्तिष्क भीतर के हैं। और मन और मस्तिष्क, क्योंकि हर कला के या जीवन संबंधी हर कार्य के बेस में मन और मस्तिष्क होते हैं, तो इनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं, लेकिन हमें उनका विकास तो करना ही होता है। तो आमतौर पर टूल को कह दिया जाता है वॉइस एंड बॉडी आर अपीरेंट टूल ऑफ एन एक्टर। ठीक है। इसी तरीके से अब जबकि हम समय और स्थान की बात कर रहे हैं तो हमारा डायरेक्टर शामिल हो गया है। तो डायरेक्टर के टूल क्या होते हैं? एक्टर्स, स्पेस एंड टाइम। एक्टर के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। बाय द स्टेज पर कोई ऑब्जेक्ट है, बैकड्रॉप है, वो भी आ जाता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि काम बेयर स्टेज पर भी होता है
और शुरुआती दौर में कोई ऑब्जेक्ट या कोई सेट बैकग्राउंड या और कोई दूसरी चीज़ नहीं होती है, तो बेसिकली जो डायरेक्टर के क्रिएटिव टूल्स हैं वो एक्टर एंड द स्पेस एंड टाइम, दो तीन चीज़ें। हालांकि टाइम को हम लोग कंसिडर नहीं करते, वो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड है, इसलिए उसको बार बार शब्द नहीं कहा जाता है, मेनली स्पेस एंड एक्टर कहा जाता है, क्योंकि एक्टर एक निश्चित पोजीशन भी लेता है, एक निश्चित जेस्चर पॉस्चर भी बनाता है स्पेस स्थान के सापेक्ष किसी स्थान पर। तो इसलिए वहाँ पर क्योंकि जब स्टैटिक होता है तो टाइम का फैक्टर होता नहीं, लेकिन ऑल द टाइम स्टैटिक होता नहीं। स्टेज तो सेकंड के 24वें फ्रेम में भी मूवमेंट की आर्ट है। मूवमेंट काहे का मूवमेंट केवल बॉडी का नहीं, हैपनिंग, मूवमेंट ऐसे हैपनिंग मस्ट बी देयर, द हैपनिंग ऑफ थॉट और हैपनिंग ऑफ इमोशन और द हैपनिंग ऑफ एनी एक्शन, या तीनों की हैपनिंग एक साथ, किसी दो की हैपनिंग मस्ट बी देयर। तो इसका मतलब या तो भाव घटित होगा, अगर बॉडी से एक्शन नहीं हो रहा तब भी भाव घटित होगा। घटित हो रहा मतलब हैपनिंग मीन्स टाइम इज बीइंग कंज्यूम्ड, इट्स नॉट अ स्टैटिक आर्ट। ठीक है, यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब मैं ज़रा सा आगे बात करता हूँ। बहुत से लोगों को अब तक की बात का कोई सिर पैर न लगा हो तो अब उनको सिर पैर समझ में आ जाएगा। किसी भी स्पेस की कलात्मक व्याकरण होती है, क्योंकि एक्टर वहाँ अगर प्रेजेंट है, अपीयरेंस है एक्टर की, वो दिखाई पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी स्थान में वो है। ठीक, अब ये स्थान, तो कोई भी बात किसी भी स्थान पर खड़े होकर कह दिया जाए नहीं ना, क्योंकि डिजाइनिंग में उस प्रिंसिपल्स का ध्यान रखा जाता है। डिजाइनिंग दो तरह की, एक तो स्टैटिक डिजाइनिंग किसी पेंटिंग की, स्कल्पचर की, ये सारी डिजाइनिंग, या फिर डिजाइनिंग ऑफ ह्यूमन इमोशन एंड थॉट इन ह्यूमन बॉडी, ये भी तो एक डिजाइनिंग है। ह्यूमन बॉडी में इमोशन और यानी एक्टिंग या डायरेक्शन क्या है, ह्यूमन बॉडी में थॉट और इमोशन की डिजाइन। ठीक, तो यानी इसमें तो बॉडी है तो स्पेस ले रही है। अब यहीं पर बात आ जाती है कि डिजाइनिंग के कुछ प्रिंसिपल्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पोजीशन अगेंस्ट बैकग्राउंड, पोजिशनल कंट्रास्ट, juxtaposition, बैलेंस, यूनिटी, वैरायटी, emphasis एंड द कंपोजिशन। बाकी रिदम, टेम्पो, पेस, रिदम ये अलग अपने आप पैदा होता है जब ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है। अब बाकी चीज़ें भी आप छोड़िए, हमने तीन चीज़ों का नाम लिया, कंट्रास्ट अगेंस्ट बैकग्राउंड, पोजिशनल कंट्रास्ट एंड the juxtaposition. Let me hold a book to make you understand. ये एक किताब है, मान लिया अब इसको आप स्पेस का फ्लोर, स्टेज का फ्लोर मान लीजिए। अब क्या है, बिल्कुल ये स्टेज, ऑडियंस की तरफ जो जगह है वो डाउन स्टेज कहलाता है। ऑडियंस के पीछे दूर जो जा रहा है उसको अप स्टेज कहा जाता है। जो लेफ्ट है तो लेफ्ट कहा जाता है, राइट है तो राइट कहा जाता है। लेकिन लेफ्ट राइट के तमाम डिवीजन और हैं। जो बाईं तरफ का लेफ्ट है डाउन स्टेज है, डाउन लेफ्ट, डाउन राइट, डाउन सेंटर, डेड सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, अप सेंटर, अप राइट, अप लेफ्ट। ये आमतौर पर 9 डिवीजन होते हैं। और आप इसको टर्मिनोलॉजी के चक्कर में ना पड़िए, इतना जानिए कि हाँ ऑडियंस के सापेक्ष कोई जो हमारा स्टेज है तो आगे पीछे है, दाएं बाएं है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, कल मैंने वो समझाया था कि आपका एक्टर कोई डायलॉग बोल रहा है तो ठीक सेंटर पे हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ऑडियंस की तरफ, या बीच सेंटर में हो, या अप सेंटर में हो, या अब मेरी तरफ बाईं है तो मैं इधर ये बाईं इधर बोलूँगा, आपको दायां लगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। या ये डाउन लेफ्ट पर हो, या डाउन राइट पर हो, या अप राइट पर हो, या अप लेफ्ट पर हो, या सेंटर से डाउन राइट की ओर चलता हुआ हो, या सेंटर से डाउन लेफ्ट की ओर चलता हुआ हो,
आप सोचिए कि ये अलग अलग पोजीशन लेने में क्या देखने में अलग अलग प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना? तो हमारे उस पात्र विशेष का जो संवाद है, उसका मन, उसकी मनोदशा और उसके द्वारा बोले जाने वाले संवाद का अर्थ या विचार का अर्थ, विचार का प्रभाव क्या है, तो उसके हिसाब से कौन सी जगह दिया जाए और कौन सी जगह पर उसको किस तरफ, किस तरीके से, कितनी जल्दी या कितनी देर से चलने फिरने को कहा जाए, ताकि दिल के भीतर की जो बात है उसको अनुकूल प्रभाव मिले। बस ये व्याकरण है समय और स्थान की। इसको अभी छोड़ते हैं। आप मान लिया घर पर दो पेंटिंग खरीद के लाते हैं, एक छोटी एक बड़ी। पहले आपने सोचा होता कि एक दीवार में एक लगाएंगे, दूसरे में दूसरी लगाएंगे, ठीक है। आप घर पर आते हैं, जहां दिख जाए वहां लगा देते हैं, नहीं ना? आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये जो पेंटिंग है ये सेंटर में लगाई जाए, थोड़ा सा ऊपर लगाई जाए, या दाहिनी तरफ लगाई जाए, या बाईं तरफ लगाई जाए। ऐसा आप क्यों सोचते हैं? कि कहां पर देखने में अच्छा लगे, है ना? तो स्टेज में भी एक ये बात तो होती ही होती है, कहां पर वो देखने में अच्छा लगे, रोचक लगे, क्योंकि रोचक लगेगा तभी दर्शक उसको देखने को बाध्य होगा। दूसरी बात, कहां पर लगा के उसका बेहतर असर पड़ेगा, उसके भाव का, उसके विचार का, और वो खटकेगा नहीं, और कहां पर वो बैलेंस लगेगा, खटकेगा नहीं। उसकी पोजीशन क्या होगी? पोजिशनल कंट्रास्ट का मैंने अभी समय नाम लिया ना। पोजीशन मतलब दी गई दीवार में किस तरफ उसकी पोजीशन हो, उस कोने की तरफ, उस कोने की तरफ, सेंटर में, या इस कोने की तरफ, इस कोने की तरफ। तो इसी टर्म में एक्टर को अभी सोचा जाता है, उसके द्वारा बोले गए संवाद को लेकर, या उसके द्वारा किए जा रहे एक्शन को लेकर जगह की ग्रामेटिकली यानी आर्टिस्टिक ग्रामर के हिसाब से जगह सेलेक्ट की जाती है ना? अब मान लिया आपके दो पेंटिंग हैं भाई, दूसरी दीवार में जगह नहीं है, इसी में लगाना है। अब आप क्या सोचते हैं? इसको ऊपर लगाऊं कि इसको ऊपर लगाऊं? तो मैं एक किताब और ले लेता हूं। इसको ऊपर लगाऊं कि इसको ऊपर लगाऊं? इसको, दोनों को अगल बगल लगाऊं कि यूं लगाऊं कि यूं लगाऊं? ऐसा क्यों या यूं लगा दूं? ऐसा क्यों सोचते हैं? कि भाई वो रोचक लगे, दिखने में अच्छी लगे। तो स्टेज में ये तो ध्यान रखना ही पड़ता है, रोचक लगे, कि रोचक लगेगा तभी दर्शक आपकी ओर देखने को बाध्य होगा। उसके साथ साथ ये जो दो पेंटिंग कह रही है, इनका जो भाव और विचार है वो कहाँ पर, किस अनुपात में, किस पोजिशनल कंट्रास्ट में, यानी एक दूसरे के सापेक्ष पोजीशन क्या हो, आगे हो, पीछे हो, दाएं हो, बाएं हो, तो अलग एक चीज का जो है वो है, ठीक है। लेकिन आपस में उनका क्या हो, तो ये जैक्स्टा पोजीशन हो जाएगा, वो पोजिशनल कंट्रास्ट हो जाएगा। और कंट्रास्ट अगेंस्ट बैकग्राउंड क्या है कि भाई जिस रंग की वस्तु होगी उसी रंग का बैकग्राउंड होगा, तो फिर वो तो मर्ज हो जाएगी ना। तो बैकग्राउंड तो एक बेसिक कंट्रास्ट जो है, बैकग्राउंड जो है कंट्रास्ट के लिए वो तो चाहिए ही चाहिए होता है, ताकि चीज उभर के आए, ठीक। तो इस हिसाब से स्पेस की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अपने आप आ रही। अब इसके अलावा डायलॉग का अपना टेम्परामेंट होता है। टेम्परामेंट मतलब कोई फास्टनेस की डिमांड करता है, कोई स्ट्रेस्ड, कोई बहुत पैथेटिक और बिल्कुल फैला हुआ, अलग अलग हिसाब से बात होती है। तो टाइम के टर्म में भी आपको डिज़ाइन करना है और दिए गए भूगोल के टर्म में भी डिज़ाइन करना है। ये बात ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कि केवल लंबाई और चौड़ाई ही भूगोल नहीं होता, केवल सरफेस नहीं। हमारा ये डायगोनल, अलग अलग वर्टिकल, डायगोनल, सर्कुलर, ये हवा में जो पूरा स्पेस जो बनता है, ये पूरा स्पेस है। एक्टर इसमें ऊर्जा भरता है, भाव और विचार की ऊर्जा भरता है, अपने एक्शन से, अपने ध्वनि तरंगों से कुछ करके, ठीक है। आगे पीछे दाएं बाएं डायगोनल चल फिर के अकॉर्डिंगली द मोस्ट सुटेबल मूवमेंट चुनता है, मोस्ट सुटेबल पोजीशन चुनता है। ये मोस्ट सुटेबिलिटी केवल इंटरेस्ट या अट्रैक्शन के टर्म में नहीं है,
ये सपोर्ट के टर्म में भी है। सपोर्ट इन द सेंस कि जो उस डायलॉग का मतलब या वाइब्रेशन है उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। कहा गया है कि एक क्रिएशन की 3 क्वालिटी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव, सपोर्टिव एंड फंक्शनल। ये कभी भविष्य जब हम आपको सेट, कभी हमारी क्लास चली सेट को लेकर, कॉस्ट्यूम को लेकर, तब हम बात करेंगे साकार वस्तुओं को की कोई अभिकल्पना करने के लिए, कन्वे कर संप्रेषणीय अभिकल्पना करने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाता है। ये बात हम फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो आज आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। एक्टर ऐसे चलेगा तो कोई और बात बनेगी, एक्टर पीछे से यूं चलेगा, इस तरफ जाएगा तो कोई और बात बनेगी, एक्टर यहाँ से यूं चल के यूं आएगा तो कोई और बात बनेगी, एक्टर यूं चलेगा तो कोई और बात बनेगी, ऐसे चल रहा है यूं चल रहा है कुछ और बात। ये क्या कर रहा है? स्पेस घेर रहा है, मूड के अकॉर्डिंगली बॉडी की गति से अलग अलग स्पेस घेर रहा है, या अलग अलग स्पेस में अलग अलग चित्र बना रहा है। स्पेस की इंपॉर्टेंस आ गई। इसका मतलब कहीं भी खड़े होके किसी भी तरीके से कुछ नहीं किया जा सकता, भले हम कितना सच्चा फील करके कर रहे हैं। तो अब आपको बात समझ में आ रही होगी, समय और स्थान का रचना प्रक्रिया में क्या महत्व है। इसीलिए डायरेक्टर्स के टूल कहे ही गए हैं अभिनेता, स्थान और समय। अब टोटलिटी में हमको एक तरीके से कोई भी संवाद है, शब्द है, ध्वनि है या निशब्द कोई भाव है, उसको बहुत बेहतर प्रभावशाली संप्रेषणी बनाने के लिए समय और स्थान का भी उतना ही महत्व है जितना अंदर की फीलिंग का, अंदर की संवेदनशीलता का और चिंतन परकता का जितना महत्व है, उतना ही महत्व उस समय और स्थान का है जिसमें उनको चित्रित किया जाना है। ठीक है।